हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खम्मा कणी। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और घर पे मस्त मौज मार रहे होंगे। ठीक है, स्कूल तो जाना नहीं अपने को। चलो, तो आपके जीतू भैया फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। उसका ही लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्ट्स अपन ने अपलोड कर दिए हैं, किसी ने नहीं देखे पहले उसको जाके देख लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो का जो पूरा का पूरा सेशन है, हमारे जितने भी इसके लेसन्स बनेंगे थर्ड चैप्टर के, वो ज्यादा नहीं बनने वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत कम है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, तो इसके ज्यादा लेक्चर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें से हमारे थोड़े से पार्ट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज भी हमने न्यूमेरिकली डाले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी न्यूमेरिकल्स पे ही है। आज भी हम वापस न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, मतलब आंकिक प्रश्न ही पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, एक दो क्वेश्चंस ही, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन है और बहुत ही कुछ ज्यादा लेवल, मतलब ठीक ठाक है। मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप देखोगे तो मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। जब अपन बैक के क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक में से पढ़ाते हो, किस में से पढ़ाते हो, तो मैंने तो आपको बोला ना, इतनी सारी बुक्स का नाम दिया, आपको जो बुक पसंद आती है उसमें से करो। मैं कुछ ऐसी बुक्स में से, कुछ सिलेक्टेड बुक्स में से निकाल के लाता हूँ क्वेश्चन जो आप लोगों को करने में मजा भी आए और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन में आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में या बोर्ड्स में। ठीक है, तो आज अपन उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन्हें, जो हमारी गति की समीकरण थी, 3 तो हम जानते थे, चौथी हमने डराइव कर दी थी अपनी मन से। nth सेकंड के अंदर वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, तो वो जो हमने डिराइव करी इक्वेशंस, उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत आराम से हो जाएगा। एक कण t बराबर 2 सेकंड पर x बराबर 5 मीटर पर है, इसका वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका त्वरण इतना है, और क्या बोलते हैं t बराबर 0 आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा। हाँ, इसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए, बस इतना ही है, ये 0 नहीं आएगा। तो इसकी अपने को बस प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब t बराबर 0 पर क्या इसकी पोजीशन थी, मतलब कहां पे बैठा था ये। तो अपने को कण 2 सेकंड पर दे रखा है कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब जब समय हमारे पास 2 सेकंड है तो उसकी स्थिति यानी x, यानी उसका विस्थापन कितना है, 5 मीटर, ऑब्वियस है। और उसके बाद वेग हमें पता है, इस समय उसका वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें इसकी प्रारंभिक स्थिति निकालनी है, मतलब t बराबर 0 पर इसके लिए x की क्या वैल्यू थी, ये हमें पता करना है। t बराबर 2 सेकंड पर तो पता है, लेकिन t बराबर 1 सेकंड पे पता करना है। और इसके बाद हमें इसका त्वरण दे रखा है। अब त्वरण आपको साफ साफ दिख रहा है, ऋणात्मक है, मतलब समय के साथ कहीं ना कहीं इसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। हमें जो वेग दे रखा है किसका वेग है, ये t सेकंड की कहानी इसने दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका t बराबर 0 सेकंड पर विस्थापन। अगर इसका त्वरण कितना है, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब त्वरण इसका मतलब समय के साथ इसका जो वेग है वो क्या है, घट रहा है। ठीक है, आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 गति की मेन समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, चौथी तो हमने निकाली थी, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। बस आपको देखना है इसमें से फिट कौन सी होगी, क्योंकि हम विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, फर्स्ट वाली समीकरण तो वैसे कैंसिल हो जाती है, फर्स्ट हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें विस्थापन है ही नहीं। तो बची सेकंड वाली और थर्ड वाली। अब अगर मैं थर्ड वाली के पास जाता हूं तो मुझे प्रारंभिक वेग चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाली इक्वेशन के ऊपर जाऊंगा, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, तो इसमें हमारे पास विस्थापन है। अब यहाँ पे अपन कौन सा विस्थापन लेंगे, वो विस्थापन लेंगे, मतलब विस्थापन का अंतर लेंगे। बेसिकली क्या लेंगे, विस्थापन का अंतर लेंगे। जो आपका यहाँ पे प्रारंभिक वेग, मतलब अगर आपको वेग तो पता ही है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, यही प्रारंभिक वेग आपको मान के चलना है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो हमें जो u की वैल्यू है वो ये लेनी है। t हमारे पास 0 सेकंड पर हमें क्या निकालना है, वस्तु का विस्थापन। मतलब सीधी सीधी इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। विस्थापन में परिवर्तन डेल x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अंतिम विस्थापन कितना है 2 सेकंड पर, 5। प्रारंभिक पता नहीं, बराबर वेग कितना है देखो 10, समय कितना है देखो यहाँ पे, समय का अंतर देख लो, 2 - 0
0 सेकंड पे सही ना, प्लस हाफ, देखो त्वरण माइनस का 2 और समय वापस वही 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इक्वेशन जो है वो क्या कर दी, दो अलग अलग टाइम पे पूरी निकाल ली कि भाई वस्तु 2 सेकंड 0 सेकंड से 2 सेकंड तक कितनी दूर गई, ऐसे अपन ने इक्वेशन लिखी है। अरे हाँ, कितनी दूर गई वो अपन ने लिखी है। बस अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना, हमारा तो आ जाएगा। ये देखो 5 माइनस एक्स एज इट इज बराबर ये 20 और ये प्लस, अभी इसको इससे काटोगे 2 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, लेकिन माइनस का साइन है साथ में, तो 5 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस 4। आई होप इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, यहीं सॉल्व कर दें क्या, चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है 5 माइनस एक्स बराबर, देखो कितना है, 5 माइनस एक्स बराबर 16, तो ये 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। अपने को x1 चाहिए, मतलब प्रारंभिक विस्थापन। तो 5 माइनस 16 बराबर x, यानी x का मान हमें मिला माइनस का 11 मीटर, यानी प्रारंभ में वो माइनस 11 मीटर पे रखा था। प्रारंभ में 11 मीटर पे कैसे रखा था, मतलब ये अगर 0 है तो यहां कहीं रखा हुआ होगा 11 मीटर। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो इधर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस में क्वेश्चन समझा देता हूं। भाई एक वस्तु है और जो वस्तु है वो 2 सेकंड पर इतनी दूरी पे आ गई, 5 सेकंड की दूरी पे आ गई, ठीक है ना। अब उसका वेग इतना था प्रारंभ में, इसको आप प्रारंभिक वेग ही मानो, ये आपका प्रारंभिक वेग है ना, ये हमारा प्रारंभिक वेग है। आप इसको प्रारंभिक वेग लिखिएगा, ये पूरा नहीं लिखा हमने। तो इसका प्रारंभिक वेग है ना, u की वैल्यू हमें पता है, ये u ही लिख देते हैं हम, मच बेटर है हमारे लिए। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया हमारे पास। उसके बाद देखो इसका त्वरण हमें -4 दे रखा था। आई थिंक हमने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि -4 की जगह हमने माइनस का 2 ले लिया। ओहो, फिर अभी आप लोग कमेंट करेंगे सर ने मिस्टेक कर दी। चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस लिख देते। तो -4 इसका त्वरण था, t बराबर 0 सेकंड पर उसका अपने को क्या चाहिए था, विस्थापन, मतलब वो किस जगह पे बैठी है। तो हमने बोला यार 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट नहीं लग सकती क्योंकि इसके अंदर विस्थापन नहीं है, बची सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड के अंदर हमें अंतिम वेग चाहिए होगा, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो प्रारंभिक वेग है। तो हमने फिर इस इक्वेशन पे गए। इस इक्वेशन में जो s है ना वो विस्थापन है, लेकिन विस्थापन मुझे चाहिए, मतलब 0 जब उस t बराबर 0 था तभी भी उसका कोई ना कोई विस्थापन था। जनरली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि t बराबर 0 पर वस्तु मूल बिंदु पे होती है, लेकिन यहाँ वस्तु मूल बिंदु पर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 माइनस एक्स, अंतिम माइनस प्रारंभिक, जैसा हम लिखते हैं, ठीक है भाई। जैसे भाई बोल रहा हूँ कि वस्तु मूल बिंदु पे है, 2 सेकंड बाद सपोज 5 मीटर के डिस्टेंस पे आ गई, तो आप ऐसे तो लिखते हो, सीधा सीधा 5 क्यों लिख देते हो, क्योंकि आप 5 माइनस 0 करोगे तो 5 ही मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा है कि उसने मूल बिंदु से प्रारंभ किया है, किससे, मूल बिंदु से, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जिसको अपन 0 मान के चल रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इस क्वेश्चन में वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है, तो फिर आपसे स्थिति क्यों पूछता हूँ t बराबर 0 पर, ठीक है ना। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। इसने हमने क्या लगाया, हमने बोला यार कि अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दो, ठीक है। तो ये अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दिया अपन ने। इसके बाद वही u 10, t जो हमारा 2 माइनस 0 था, यहाँ पे हमारा त्वरण जो है गड़बड़ हो गया है, तो मैं रब करके लिख देता हूँ क्योंकि हमने थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ लिख दी। तो यहाँ कोई नहीं, हमारे पास -4 लिख देते हैं। ये 2 से कटा तो 2 आया, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी हो गया 8। एक तो ये हमारा इरेजर गायब हो जाता है, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, तो यहाँ हम लिख देते हैं -8। यहाँ पे भी हमारे पास आएगा -8। इसके बाद तो ये हो गया हमारे पास 12। 5 माइनस एक्स बराबर 12 है ना, थोड़ा चेंज कर ही देते हैं। तो देखो भाई, हाँ जी, तो ये भाई साहब जो है इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो देखो कितना है -7, यानी जो हमें विस्थापन मिला वो कितना मिला, -7। यानी मूल बिंदु पर वस्तु 7 मीटर लेफ्ट में रखी हुई थी, और 2 सेकंड पर t बराबर 0 सेकंड है, और t बराबर 2 सेकंड पर वो कहाँ पहुंच गई, देखो क्वेश्चन में कहाँ दे रखी है, 5 मीटर, यानी राइट हैंड साइड पे चली गई, ठीक है। आई गेस समझ आ गया होगा सबको, कोई कंफ्यूजन रही नहीं होगी। ओके चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। चलो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत त्वरण से चलती हुई कार दो बिंदुओं जो 70 मीटर से पृथक्कत है, पृथक्कत मतलब दूर है, पृथक्कत मतलब का क्या मतलब है, दूर है, मतलब दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 70 मीटर की दूरी पर, के बीच से की दूरी 7 सेकंड में तय करती है। दूसरे बिंदु को पार करते समय इसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी और इसका त्वरण क्या होगा। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम को अगर मैं बोलूं तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा देता हूं क्या बोलना चाहता है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा जब तक उत्तर समझ नहीं आ सकता। तो देखो बोला उसने भाई, मान लो ये दो बिंदु, ये पहला पोल और ये दूसरा पोल, कल दिया था ना आपको एक एग्जाम्पल, और ये हमारी लाल कलर की कार। बच्चे बोलेंगे सर इससे अच्छी ड्राइंग तो हम ही कर लेते हैं, तो सफेद बना देते हैं उनको, ठीक है। तो अब कार जो है इन पोल्स के बीच से गुजरती है, इसको हम बोल देते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु, और इसको बोलते हैं इसका अंतिम बिंदु, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी हमें दे रखी है ना, वो दे रखी है 70 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। एक बार पढ़े आप पहली लाइन, एक कार किसी नियत त्वरण से चलती, नियत त्वरण मतलब उसका एक्सेलरेशन यानी ए कांस्टेंट है, नियत है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। ध्यान रखना हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लग सकती है जब हमारा त्वरण यानी उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो नियत हो, वो कांस्टेंट हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक को कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। यानी अगर ग्राफ कहीं ऐसा बन जाए ना, वेग समय ग्राफ अगर कहीं ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, तो फिर गड़बड़ है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ऐसा बन रहा हो स्ट्रेट लाइन में, ऐसा बन रहा हो या ऐसा बन रहा हो। यहाँ पे तो त्वरण चलो जीरो ही हो गया, यहाँ पे भी लग सकती है। इन तीनों में हमारी इक्वेशन वैलिड है, लेकिन अगर वेग समय ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ऐसे मोशन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारा त्वरण नियत होना चाहिए। इसमें नियत नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें 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 जहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है वहां पे त्वरण क्या रहता है, नियत। ये मैंने आपको लास्ट जो ग्राफिकल मेथड था उसमें सिखाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो जो भी हमारा था, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं वापस। तो हाँ, ऐसा इसने बोला है नियत त्वरण से चल रही है, जो दो बिंदुओं जो 70 मीटर से पृथक्कत मतलब दूर हैं। तो ये दो बिंदु हमने मान लिए, दो पोल्स मान लिए विजुअलाइज करने के लिए, और 7 सेकंड लगते हैं इसको यहाँ से यहाँ पे जाने में। कितने सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 7 सेकंड लग गए टोटल, इसको क्रॉस करने में, ठीक है ना। और दूसरे बिंदु को जब उसने पार किया ना, तो उसका वेग कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है पहला कि जब पहले बिंदु पर उसकी चाल क्या थी, मतलब यहाँ पे उसकी चाल क्या थी। इसको यू बोल देते हैं, इसको यू बोल देते हैं, v1 v2 बोल, जो आपका दिल करे। अब देखो बात ऐसी है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो पहले मैंने सेकंड गलती से लिख दी दिमाग में एकदम से, वही यही मेरे, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आप इन तीनों का यूज करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, नो डाउट, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रारंभिक वेग नहीं पता, हमें अंतिम वेग पता है, हमें दूरी पता है, हमें समय पता है, हमें सब पता है, बस u नहीं पता। v पता है हमें s पता है, और a भी नहीं पता। मेन प्रॉब्लम, अगर मैं दूरी वाली इक्वेशन कोई भी लगा देता हूं, मान लो, अच्छा हम ये भी लगा सकते हैं, देखो फर्स्ट वाली लगा सकते हैं ना, v माइनस यू अपॉन a, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वही है, हमें u भी नहीं पता और t भी नहीं पता। मेन प्रॉब्लम क्या, देखो यहाँ पे भी u आ रहा है, यहाँ पे भी t आ रहा है, यहाँ पे u आ रहा है, यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे u आ रहा है, चलो t तो नहीं आ रहा, पर यहाँ पे u के साथ a तो आ रहा है। दो अननोन चीज है ना हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन सी पूछी, एक तो vu पूछा अपन से, और एक पूछा त्वरण। मतलब देखो अगर मैं पहली क्वेश्चन के साथ जाऊंगा तो भी u और a चाहिए, सेकंड के साथ जाऊंगा तो भी u और a चाहिए, और थर्ड के साथ जाऊंगा तो भी u और a चाहिए। मतलब खतरनाक कहानी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ईजी सी एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगी हमारी ट्रिक। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करते हैं, जो दूरी होती है यानी जो s होता है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है दूरी बराबर चाल बटा समय। लेकिन चाल जो है ना वो कितनी है, जब हमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम औसत वेग लेते हैं, सॉरी औसत चाल लेते हैं। तो औसत चाल कैसे निकलेगी, देखो u प्लस v बटा 2, क्योंकि वस्तु नियत वेग से चल रही है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल इतनी ली और समय इतना लिया। ये इक्वेशन आपको लगानी है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि वस्तु नियत त्वरण से चल रही है तो हम चाल की जगह औसत चाल रख सकते हैं, ठीक है ना। चाल की जगह हम औसत चाल रख सकते हैं, चाल वेग नहीं।
तो अब इससे आराम से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें टी की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 70 पता है, यू हमें पता नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। वी कितना है हमारे पास 15, ये 2, और समय कितना लगा 7 सेकंड। हो गई बस प्रॉब्लम सॉल्व, आधे से ज्यादा। तो देखो ये भाई साहब उधर गए, ठीक है ना, इसका पहला पार्ट है ये ए जो लिखा है, ये उधर चले गए भाई साहब, ये डिवाइड में चले गए, ये गुणा में थे, यहाँ पे जाके बाद में हो गए। देखो अब ये हो गया हमारे पास 10, अभी 10 को कर दो 2 से गुणा, तो आया हमारे पास 20। यार इसके बाद तो मैथ्स बहुत इजी है, सब बच्चे होशियार है। यू का मान साफ साफ दिख रहा होगा 5, इसको इधर लेके जाओ, ये भाई साहब नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होने के बाद 20 माइनस 15 बराबर यू, यानी हमें मिला 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया हमारे पास यू का मान। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमारा त्वरण जो है वो नियत हो, और हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी तभी लग सकती है। देखो मैंने कितनी सारी स्पेस छोड़ दी, बहुत बर्बादी करता हूँ मैं, नहीं। चलो अब निकालना अपने को त्वरण। अब हमारे पास u है, अब हमारे पास v है, हमारे पास s है, हमारे पास t है। यार जो जैसे वो लगा दो, पहली लगा दो। v माइनस यू कितनी है हमारे पास 20 माइनस 15/7 है ना, त्वरण ही निकालना ना, पहली लगा दो। v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है 20, ये कितना है तो ये 5 प्लस a पता नहीं, और t 7 सेकंड ले रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे गया तो ये 15 हो गया बराबर a इंटू 7, a कितना है हमारे पास 15/7, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, बच्चा 1 का हो गया 10, तो 7 एकम 7, फिर बच्चा 3, 7 चौक 28। तो ये हमारे पास त्वरण आया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बता दो, ठीक है ना, समझ आ गया होगा, इजी सा प्रॉब्लम था। चलो अब चलते हैं आगे। अभी एक और मजेदार क्वेश्चन, प्रारंभ में विराम में स्थित। अब देखो विराम बोल दिया ना, मतलब समझ जाओ उसका वेग 0 है, मतलब t बराबर 0 पर वस्तु का वेग 0 था, वो स्टार्टिंग मोशन। मैं ऐसे बड़ा, मैं तो बैठा हूं ऐसा, अब मैंने चलना प्रारंभ किया, तो विराम में मैं कैसे था, विराम में मैं एक जगह खड़ा था, मतलब जो मेरा वेग था वो कितना हो गया 0। तो प्रारंभ में वस्तु जो है विराम में थी स्थित एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 5 सेकंड तक त्वरित होती है। मतलब ये इसका त्वरण दे रखा है, साफ साफ सी बात है, नहीं समझ आता तो यूनिट देख लिया करो। 5 सेकंड तक त्वरित हो रही है। यदि अगले 10 सेकंड के लिए यह एक समान वेग से चलती है तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। ओके, तो प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। उसने एक्चुअली क्वेश्चन के 2 पार्ट किए। भाई एक वस्तु थी, ये हमारा बच्चा मान लो, ये हमारे शान भैया। तो शान भैया जो है वो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग के 5 सेकंड तक शान भैया के पीछे वापस कुत्ता पड़ चुका है। तो स्टार्टिंग के 5 सेकंड तक जब शान भैया के पीछे कुत्ता पड़ा तो वो इतने त्वरण से भाग रहे थे, मतलब उनकी हर सेकंड वेग इतने से बढ़ रहा था। प्रारंभ में तो वेग 0 था, चुपचाप बैठे थे, एकदम से कुत्ता आया पीछे से तो उनको भागना पड़ा। तो 5 सेकंड तक इनका जो त्वरण था वो कितना था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 5 सेकंड बाद मान लो हमारे शान भैया यहाँ पहुंच गए। तो शान भैया जब यहाँ पे पहुंचे तो उसके बाद कुत्ता पीछे पड़ना, मतलब कुत्ता जो है ना वो पीछे छूट गया, 5 सेकंड में छोड़ दिया उन्होंने पीछे। क्या बात है, बड़ी स्पीड से भाग रहे थे। तो इसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको एक काम याद आ गया, बोले अच्छा काम कंप्लीट करके आते हैं। तो अब कुत्ता तो पीछे से भाग गया, तो अब वो एक समान वेग से चले, ठीक है, वो किसी एक समान वेग से चले। और वो एक समान वेग क्या है, जिस वेग पे वो यहाँ पे आ गए थे, मतलब 5 सेकंड बाद जो उनका वेग था ना उसी वेग से वो चलेंगे। मान लो मेरी स्पीड जो ना मान लो 10 हो गई, तो मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूँ और 10 सेकंड तक भागा मैं, ठीक है। तो ये 10 सेकंड तक मैं भाग लिया। इस समय हमारा त्वरण 0 था, क्योंकि अब मैं एक समान वेग से चल रहा हूं ना। एक समान वेग का क्या मतलब होता है, जब मेरा त्वरण क्या हो 0। एक समान वेग का मतलब क्या होता है, जब त्वरण हमारा क्या हो 0। तो इस समय त्वरण a इतना था, इस समय त्वरण 0 था। यहाँ पे हम एक समान वेग से चल रहे थे, वहां पर इक्वेशन मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, गति के समीकरण, क्योंकि हमें वेग पता है, समय पता है, दूरी निकाल लेंगे। लेकिन वेग तो पता होना चाहिए ना, तो सबसे पहले अपन वेग निकालते हैं। तो इस टाइम पीरियड में उनका वेग क्या था, तो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग मुझे पता नहीं, त्वरण हमें पता है, समय पता है। पहले इक्वेशन लगा दो यार, सबसे आसान। पहले पार्ट में v बराबर u प्लस at लगाएंगे हम। v एज इट इज, u की वैल्यू 0, त्वरण 2, समय 5, कितना है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड।
ये हमारा वेग आ गया। मतलब शान भैया इस पॉइंट तक जब पहुंचे तो उनका वेग 10 हो चुका था। देखो मैंने तो तुक्का मारा था, उत्तर से ही निकल गया। ऐसा मत सोचना कि सर को तो पहले ही आता था, सर ने पहले ही कर लिया होगा, हमें फिर बता रहे। तो मैंने तो ऐसे मन से बोला था। वैसे भी कॉमन सेंस ही बात है। वैसे देखो हर सेकंड अगर 2-2-2 से बढ़ आपकी वेग बढ़ रही है तो 5 सेकंड में 10 ही तो बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो 10 सेकंड पे आप चल रहे हैं तो 10 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी इन्होंने? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 10 समय 10 यानी 100 मीटर की दूरी तय करोगे भाई 10 सेकंड में। गजब। और यहाँ पे 5 सेकंड की दूरी पे हमें पता करनी है। तो अब क्योंकि यहाँ पे त्वरण है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो कोई भी क्वेश्चन लगा लो। सेकंड लगा लो, चलो सेकंड ही लगा लेते हैं, कोई है ही नहीं क्योंकि u तो वैसे ही 0 है, तो फर्स्ट टर्म तो गई। s बराबर कितना हो गया? 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी? 2 और t कितना लिया? 5। ये 2 से 2 मरा। कितनी दूरी तय करी इन्होंने? 5 का स्क्वायर यानी 25 मीटर, यानी इस समय में उन्होंने 25 मीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है। अरे 25 का 5 कैसे हो गया, है ना? तो 25 यहाँ पे तय करी, 100 वहां पे तय करी, तो कुल दूरी कितनी आई? कुल दूरी, तो ये कुल और ये दूरी, कुल दूरी हमारे पास आई 100 प्लस 25 यानी 125 मीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमारे अच्छा भैया तो लगा ही नहीं हमने, शान भैया फिर गुस्सा हो जाएंगे। हम लिख देते हैं शान भैया, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ये मैंने एक्स्ट्रा पेज छोड़ दिया ना, चलो कोई नहीं। हाँ जी, एक वस्तु ऋणात्मक दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। मतलब धनात्मक मतलब ऐसे चल रही है, क्योंकि हम इस दिशा को धनात्मक मानते हैं। 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। जब यह मूल बिंदु को पार करती है तो यह ऋणात्मक एक्स दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण का अनुभव करने लगती है। कण के मूल बिंदु पर वापस आने में कितना समय लगेगा? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। समझे? अब प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। एक बार फील कर लिया ना तो फिर मजा आ जाएगा। मान लो ये गार्डन, हरा भरा गार्डन, गार्डन जैसी रोड, ये हमारा मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु पे जब अपन पहुंचे, हम पहले चल रहे थे मस्त आराम से, कितने वेग से? 40 मीटर प्रति सेकंड से, है ना? ये 40 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं आराम से, मस्त पहुंचे। जैसे मूल बिंदु पे पहुंचे तो भी हमारा तुरंत 40 मीटर प्रति सेकंड ही था। लेकिन जैसे हम मूल बिंदु को क्रॉस करे, जैसे हमने मूल बिंदु के, जैसे हमने लक्ष्मण रेखा पार करी, जैसे हमने मूल बिंदु की लक्ष्मण रेखा पार करी, हमारे -x की दिशा के अंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हमें तुरंत अनुभव होने लग गया। मतलब हम यहाँ पहुंचे तो सही, मतलब मैं चल तो 40 मीटर की स्पीड से रहा हूं, लेकिन पीछे की तरफ मुझे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कोई खींच रहा है। मतलब हर सेकंड मेरा वेग जो है वो 4 मीटर से घट जाएगा। वैसे ओरली कर सकते हो, हर सेकंड अगर मेरा वेग जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड से घटा, सोचो अगर हर सेकंड मेरा वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से घटा तो मैं कितनी देर, कितना ज्यादा दूर तक चल पाऊंगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद ऑब्वियसली मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेग खत्म हो गया, लेकिन मुझे तो अभी तुरंत पीछे की तरफ खींच रहा है। वापस 10 सेकंड में पीछे की तरफ पहुंचूंगा तो मूल बिंदु का आ गया। मूल बिंदु तक आने में कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। ओरली कर दिया मैंने, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पर अब चलो फॉर्मूले से करते हैं। तो मान लो कि भाई 4 मीटर प्रति सेकंड से पीछे आपको कोई खींच रहा है, तो आप क्या चाहते हो? मूल बिंदु पे वापस आ जाओ। मूल बिंदु पे आने का मतलब है कि आपका विस्थापन 0 हो जाए। मूल बिंदु से चले थे और मूल चल के और वापस मूल बिंदु पे आ गए तो आपका त्वरण कितना हो गया? 0। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो विस्थापन पे काम करती है। तो हमारा विस्थापन जो है, मैंने कुछ और बोला क्या? कुछ और बोला शायद। तो विस्थापन कितना हो गया हमारा? 0। तो बस सिंपल है, त्वरण है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग से हमें कोई लेना देना नहीं है। और क्या है हमारे पास? त्वरण, विस्थापन अपने को दे रखा है, सब है हमारे पास। तो ये s जो हमारे पास हो गया 0, a हमारा हो गया -4 क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है, u है हमारे पास कितना है? 40, और हमें t पता करना है कितने समय में हम वापस मूल बिंदु पर आ जाएंगे। तो देखिए 0 बराबर u कितना? 40, समय पता नहीं, प्लस हाफ, फिर a डायरेक्ट लिखू ना, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहा हूँ। चलो लिख देता हूँ यार, फिर नहीं समझे तो मेरे को समस्या हो जाएगी।
और a की जगह आ जाएगा -4 और t पता नहीं। अभी देखो ये भाई साहब इसको काट गए तो हमें बचा 0 बराबर 40t माइनस का 2t²। वैसे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर t कॉमन लेके हटा दो या इसको तो ले जाओ, कट जाएगा, ऐसा नहीं करना। मैथमेटिक्स का रूल है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो 2 रूट आएंगे इसके, आने ही है। तो t बराबर 0 सेकंड पर भी वस्तु का विस्थापन देखो 0 ही था ना, इसलिए इसके 2 मान आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने t बाहर ले लिया, तो देखो t के 2 अलग अलग मान आए। पहला मान तो यहाँ से आ रहा है, एक तो है t बराबर 0, इसके बाद यहाँ है ना, एक तो है t बराबर 0 और एक 40 माइनस 2t बराबर कितना है 0। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि t की वैल्यू कितनी आएगी 20 सेकंड। आई होप इतना तो सबको आता होगा, और ये सही भी तो है। t बराबर 0 सेकंड पर भी आप मूल बिंदु पे थे और 20 सेकंड बाद भी आप मूल बिंदु पे पहुंचे, इसका मतलब तो 20 सेकंड बाद में पहुंचा ना। वैसे ओरली देखो मैंने बताया ना आपको भाई 40 से आगे चल रहे हो, 4 मीटर प्रति सेकंड से आपका वेग घट रहा है, तो कब आपका वेग 0 हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है 10 सेकंड हुए हैं भाई, 4 से हर सेकंड घट रहा है तो दोनों को डिवाइड तो करोगे, तो 10 सेकंड में घटा। 10 सेकंड आपको यहाँ पे स्टॉप होने में लगे तो पीछे आने में भी तो 10 सेकंड लगेंगे, तो आपको उसी वेग से खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है, वापस में मूल बिंदु पे पहुंचा, 10 सेकंड लग गए। 10 और 10 से कितना हो गया 20। ओरली कर सकते थे, कॉम्पिटिशन में है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है भाई, ब्रेक लगाने की आवश्यकता अनुभव करने पर ब्रेक लगाने में एक चालक 0.2 सेकंड लेता है, यह चालक का प्रतिक्रिया समय। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, शायद मैंने डाला नहीं, शायद मैं भूल गया डालना, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेसन में डाल दूंगा। प्रतिक्रिया समय क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, हम सबको किसी भी कोई भी चीज, कोई भी एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन करने में टाइम तो लगता है ना भाई। सामने गाड़ी चला रहे हो बस, सामने क्या देखी गाय, एकदम से ब्रेक मारा, तो आपने जब देखा और आपने जब ब्रेक मारा उसके बीच में कुछ तो टाइम था। ऐसा थोड़ा ना देखते ब्रेक मार दोगे, कुछ तो टाइम आएगा, भले बहुत छोटा आएगा, पॉइंटों में आएगा, आएगा तो सही, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया समय, यही लिखा है इसमें। तो एक ब्रेक लगाने की आवश्यकता महसूस होने पर, क्यों महसूस हुई? सामने गाय आ गई सर, तो महसूस होने पर उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने में इतना सेकंड ले लिया, 0.2 सेकंड, बहुत बड़ी बात नहीं है, पता भी नहीं पड़ता हमें, लेकिन है तो सही फिजिक्स की टर्म में। यदि यह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, से कार, अच्छा कार चला रहा है, क्या बात है, कार चला रहा है, मैं तो सोच रहा था वो बस चला रहा होगा, तो कार चला रहा है और ब्रेक इतना मंदन उत्पन्न करते हैं। मंदन का मतलब क्या होता है बेटा? ये मंदन का मतलब है उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण, समझ जाइएगा। मंदन का मतलब उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। मंदक क्या होते हैं? जो चीज को कम कर दे। तो कार चालक द्वारा ब्रेक लगाने की आवश्यकता देखते पर कार द्वारा तय की गई दूरी, कुल मिलाकर के जब उसने देखा और जब उसने ब्रेक लगा दिए तो उसके बीच में टोटल, जब कार उसने ब्रेक नहीं, मतलब जब उसने देखा था किसी चीज को और जब उसकी गाड़ी रुक गई, उसके बीच में उसने कितना टाइम पीरियड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में होगा। पहले तो कार वाला चल रहा था, अब तो कार बहुत ही गंदी बनी है, कार कम कुछ और ज्यादा लग रहा है ना, तो ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। तो ये कार जो है वो चला रहा था, उसने मान लो इतने टाइम में यानी 0.2 सेकंड में वो एक पर्टिकुलर वेग से, एक समान वेग से गाड़ी चला रहा था। ठीक है, वो किस वेग से चला रहा था? वो ये थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इस समय पे उसका वेग ये था। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद भी उसने कुछ दूरी तय करी, उस दूरी में और टाइम का हमें पता नहीं, दोनों ही हमें पता करना है, पर हमें मंदन पता है, मतलब एक्सेलरेशन पता है, त्वरण पता है, -6 है। इसको भी ओरली किया जा सकता है, बताएंगे कैसे। देखो -6 आ गया हमारे पास और इसमें 0.2 सेकंड है बेटा, ये 25 मत समझ लेना, ये 2 सेकंड है ना, एस लिखा है, बहुत छोटा छोटा हो गया ना, तो 0.2 सेकंड है ये हमारे पास, तो 0.2 सेकंड है हमारे पास और ये -6 यहाँ पे है। तो पहले तो यहाँ से तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से तक की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा हमारे पास कितनी दूरी उसने तय करी। तो अब ध्यान से सुनिए, पहले तो आ रहा है हमें जो वेग हमें दे रखा है वो है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो शायद सबको पता होगा और मैंने पहले भी बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। सर कहाँ से आया? पहले बताया था, चलो वापस बता देते हैं। किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए 100 से गुणा करते हैं,
घंटे को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 60 गुणा 60 से भाग देते हैं। अरे यार देखो कितना आसान है। तो यार 5/18 लो, तो 5/18 से अपने को गुणा करना है, तो इसको अपन गुणा कर देते हैं। कई मैथमेटिक्स वाले बच्चों ने तो और बायोलॉजी वाले बच्चों ने भी आंसर पहले ही बता दिया होगा, मुझे पता है, वीडियो देखते देखते बोले सर आप क्या बताओगे, हमने पहले बता दिया। ठीक है, तो हमारा जो वेग था वो कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की अगर मैं वेग चाल से चल रहा हूं तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करूंगा मैं। पहली जो हमारी दूरी है देखो 0.2 टाइम और 15, तो टोटल मैंने कितनी दूरी तय करी, 3 मीटर की दूरी यहाँ पे तय की गई है चालक द्वारा, ये 3 मीटर है ना। अब अपने को ये वाली दूरी निकालनी है, ये दूरी कितनी है। ठीक है, अब ये दूरी कैसे निकलेगी, देखो वैसे मैं आपको बता दूं बहुत आसान है सच्ची में। देखो मेरा वेग कितना 3, मुझे वेग कितने पे तक ले जाना है, मेरा त्वरण कितना है -6, मैं कितनी देर में रुक जाऊंगा, ऑब्वियसली 0.5 सेकंड में, क्योंकि मेरा 3/6 कर दो आ जाएगा आपका टाइम। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, विस्थापन के लिए 2 इक्वेशन है, मैं सोच रहा हूँ मैं थर्ड वाली लगा दूँ। क्यों लगा दूँ थर्ड वाली, सेकंड वाली भी लगा सकता हूँ, पर मुझे टाइम नहीं पता ना, अभी मैं टाइम निकालूंगा फिर ये करूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं ये वाली लगा देता हूँ। ये वाली क्यों लगा रहा हूँ, और सर ये तो पता ही नहीं है, एस निकालना, चलो मान ली सर आपकी बात, ए हमें पता है, चलो मान ली आपकी बात, यू हमें पता है क्योंकि यहाँ भी उसी वेग से चल रहा था, कितने 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे भी उतना ही वेग था जब उसने ब्रेक लगाया, 15 मीटर प्रति सेकंड ही था। यू हमें पता है सर, ए हमें पता है सर, एस निकालना भी तो पता ही नहीं, अरे गाड़ी तो रुक गई ना, जब गाड़ी यहाँ पे रुक गई तो वेग कितना हो गया, अंतिम 0, सिंपल। तो ये लगा दो, 0 बराबर 15 का वर्ग और ये +2 और ए कितना -6 और s मतलब दूरी है, विस्थापन कितना है वो अपने को निकालना है। ठीक है, देखो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो ये 15 का वर्ग यहाँ पे आया, ये हो गया ऋणात्मक, बराबर 2, a का मान कितना था 6 माइनस का, और ये s, ये हो गया कैंसिल, ये 15 × 15 डिवाइड में 2 × 6 बराबर s। आई होप सबको इतना तो आता ही है। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 बटा 100, सॉरी 4, तो ये हो गया 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इतना ही आएगा ना, लग तो इतना ही रहा। तो ये हमारे पास आ गया विस्थापन। ठीक है, तो ये 18.75 ये रही, यानी ये 18.75 है, और ये कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया +3, तो 18 और 3 21.75, ये हो गया हमारा उत्तर आराम से। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, कुछ ज्यादा पेज छोड़ दी मैंने। हाँ जी, अब आ रही है हमारी मेन चीज, फ्री फॉल, मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब अगर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए गुरुत्वाकर्षण के अधीन या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नीचे की ओर छोड़ दिया जाए तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त मस्त, मैं नीचे गिरा किसके भरोसे, गुरुत्वाकर्षण के भरोसे, और गुरुत्वाकर्षण के भरोसे मैं नीचे भी जाऊंगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मुक्त पतन। यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है, यानी इस पे सिर्फ एक ही त्वरण लगना चाहिए। ठीक है ना, इसमें भी 2 केसेस हम मान के चलेंगे, जब हमारा एयर रेसिस्टेंस यानी वायु प्रतिरोध होगा और वायु प्रतिरोध नहीं होगा। अभी हम वायु प्रतिरोध नहीं मान रहे हैं। अब देखो, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ और ध्यान से अच्छे से सुनना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है। 2 चीजें हैं, ये हमारा एक बक्सा है, बक्से में मान लो एक तरफ वायु के छोटे 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 बहुत सारे कण हैं, यहाँ पे वायु है, यहाँ पे वैक्यूम को क्या बोलते हैं, निर्वात,
तो यहाँ पे निर्वात है, मतलब सारी हवा को एक पंप द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। तो ये पंप है हमारा जिससे वायु को बाहर निकाला जा रहा है, निकल गए बाहर। अब अगर वायु है तो आपको अगर मैं गोला बोलूं बड़ा सारा, ये पेंसिल मान लो, एक ये है और एक पत्ती है छोटी सी ग्रीन ग्रीन कलर की, तो ये ग्रीन ग्रीन कलर की पत्ती, देखो ड्राइंग तो मेरी ज्यादा खास नहीं है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन गिरेगा, सब बच्चे जानते हैं सब पत्थर नीचे पहले गिरेगा, बॉल पीछे नीचे पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि अभी वायु प्रतिरोध था, यहाँ पे वायु प्रतिरोध था और उस वायु प्रतिरोध का मान जो है वो पत्ती पे ज्यादा था और आपके जो बॉल थी उस पर कम था, क्योंकि बॉल का सरफेस एरिया बहुत छोटा सा है। अगर मैं कोई बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जैसे प्लेन से उड़ रहा हूँ तो सरफेस एरिया बढ़ गया, बोले तो क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब वो बढ़ेगा हमारा तो ऑब्वियसली ज्यादा हमारा को लगेगा। लग तो इस पे भी रहा है वायु का प्रतिरोध, इस पे भी लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस, तो इसलिए बोल रहा हूँ एफ ए, इस पे भी बोल रहा हूँ एफ ए, लेकिन इस पे कम लग रहा है, इस पे ज्यादा लग रहा है, इसलिए ये पहले पहुंच जाएंगे भाई साहब। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करूं तो इस पे भी लग रहा है mg और इस पे भी लग रहा है mg, लेकिन पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली बॉल ही पहुंचेगी सर। लेकिन मान लो कि मैंने एयर को हटा दिया, निर्वात को, मान लो स्पेस में हो, तो अब मैं आपसे बोलूं कि पहले कौन पहुंचेगा? अच्छा निर्वात नहीं समझ आना तो देखो, निर्वात के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा स्पेस में कितनी भी हैवी चीज हो, चलो रॉकेट भी हो, 1000 टन का भी रॉकेट हो, वो भी उसी वेग से चलता है जिस वेग से मैं चलूंगा, जिस वेग से एक सुई चलेगी। यानी निर्वात में अगर सिर्फ वैसे स्पेस की क्या बात करूं, अगर मैं एयर हटा दूं, मतलब अपने ही मान लो कि हमारी जो धरती है उसमें से हवा हट जाए, हवा हट जाएंगे तो मर जाएंगे। वो हनुमान जी के पिताजी ने ना पूरी हवा चूस ली थी वायुदेव ने, वैसे कुछ मान लो ऐसा कुछ हो जाए, होना नहीं चाहिए ऐसा, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही बल लगेगा, वह है गुरुत्वीय बल। इस पे भी mg और इस पे भी mg, तो दोनों कब पहुंचेंगे? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक प्लास्टिक का सिक्का है, एक लोहे का सिक्का है, दोनों को एक साथ उछाला जाता है। यदि हम ऐसा मान लें कि वहां पे गुरुत्वीय बल वायु प्रतिरोध नगण्य है, तो दोनों में से कौन सा सिक्का पहले पहुंचेगा? तो आपका उत्तर होगा कि सर दोनों सिक्के एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पे सेम ही गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने बल लगाया है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण, जब हम त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण में कभी बल नहीं आता। वैसे हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जी का मान होता है ना, वो सबके लिए एक ही होता है, चाहे वस्तु का बाहर कुछ भी हो, वो उसका मान ये होता है Gm/r²। यहाँ पे बड़ा वाला m जो है ना वो धरती का द्रव्यमान है और r जो है ना धरती की त्रिज्या है। दोनों सेम समय पे पहुंचेंगे अगर निर्वात है तो। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन गुरुत्वीय बल होना चाहिए। तो मुक्त पतन का मतलब है जब वस्तु गुरुत्वीय बल के अधीन नीचे की ओर गिर रही हो तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से चेंज होगी वो अपने को समझना है। मान लीजिए किसी वस्तु को, किसी बॉल को, एक बच्चा बोले सर आपने फुटबॉल डाल दिया, आपको फुटबॉल पसंद है। अरे मतलब हम कुछ भी डालेंगे हमें कैसे पसंद हो सकता है? ठीक है, तो ये जो बॉल है आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो आप भेज तो उसको ऊपर की तरफ रखे हो, लेकिन वस्तु गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है। तो उस केस में जी जो है उसे हम कैसा लेंगे, जो हमारा त्वरण है उसको हम कैसे लेंगे? -g। अगर वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने वाली वस्तुओं के लिए ए का मान -g होता है। ऐसे नहीं लग रहा मैं मिमिक्री कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन की। तो u बराबर v बराबर u प्लस at था ना, तो a की जगह कितना आ जाएगा? -gt, पहली इक्वेशन। दूसरी s बराबर ut माइनस हाफ gt², a की जगह -g, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gs। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही होती तो नीचे की ओर, तो जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर लगता है, वो भी नीचे की तरफ गिरती है, इसलिए जो g है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है? a जो है किसके बराबर हो जाता है? +g के। ये हमारी हरी हरी धरती पे छोटी छोटी घास, ठीक है, घास पे 1-2 पत्ते, पेड़ पत्ते, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी हो जाएगी? v बराबर u प्लस gt, s बराबर ut
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वस्तु ऊपर जाए तो माइनस जी और नीचे जाए तो हमारा प्लस जी हो जाता है। ठीक है, बस अपने को इसका याद रखना है, ये दिमाग में अच्छे से ना डाल देना है। पर मान लो अगर मैंने जैसे आपको बोला था ये कब का केस होगा, ये तब का केस होगा जब हमने माना है कि हमारा जो वायु की वजह से जो भी प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, वायु प्रतिरोध, वो नगण्य है। मैं लिख देता हूं वायु प्रतिरोध को नगण्य मानने पर, प्रतिरोध को नगण्य मानने पर, ये उसका केस है, नगण्य मानने पर। ठीक है, ये भी उसी का ही केस है। और यार ये रेड कलर अच्छा दिख नहीं रहा है, चलो ग्रीन ले लेते हैं। इसमें भी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानने पर, प्रतिरोध को नगण्य मानने पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या हो जाए अगर वायु प्रतिरोध आ जाए तो उस केस में हम वापस अपने हरे हरे गार्डन पे जाते हैं। ठीक है ना, इस पे थोड़ी फूल पत्तियां उगा देते हैं। ये फूल पत्तियां उगा दी हमने, 2-4 फुहारे जैसे निकल गए ना। तो अब अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर वस्तु कहाँ जा रही है हमारी, ऊपर जा रही है, मान लो ऐसे। ठीक है, तो वस्तु अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल जो कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब जी की वैल्यू नीचे लगेगी। ठीक है, उस केस में जो भी हमारा जो वायु प्रतिरोध है उस वो जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इसको हम लिख देते हैं Fa। अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस केस में पता है F बराबर किसके बराबर होता है, ma के। तो इसकी वजह से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इस गुरुत्वीय हमारे वायु प्रतिरोध की वजह से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, A बराबर Fa बट्टा m। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। A क्या है, वो त्वरण जो कौन उत्पन्न कर रहा है, वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध से उत्पन्न त्वरण। हमें सिर्फ त्वरण के बारे में बात करनी है, के कारण त्वरण। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से सुने, हमें साफ साफ दिख रहा है। इस बार जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, जी। अच्छा, वस्तु को आगे जाने की कोशिश करिए ऊपर, तो जी जो ओवरऑल इस पे त्वरण लगेगा, जी माइनस Fa। आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर वस्तु नीचे गिरी तो, मान लो नीचे गिर रही है, ठीक है, तो दोनों हमारे कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, यानी FAB और F और ये हमारा GB है। इसको तो G बोला अपन ने। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा गड़बड़, हाँ ठीक है, हमने M लगाना भूल गए। ओके ओके, इसको M लिख देते हैं ना, क्योंकि हमें त्वरण से मतलब है, तो FA/m आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं FA/m। और एक त्वरण हमारा कौन लग रहा है, G, क्या लिख देते हैं हम, G। तो टोटल त्वरण कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे, G प्लस FA/m। किस केस में वस्तु नीचे ज्यादा जल्दी पहुंचेगी, इसमें तो देखो, इसमें अगर हमारा वायु प्रतिरोध ऊपर लग रहा है तो उस केस में गुरुत्वीय त्वरण, एवरेज जो भी नॉर्मल गुरुत्वीय त्वरण जो हो गया वो कम हो गया, तो मतलब वस्तु को ज्यादा टाइम लगेगा। इस वाले केस में वस्तु जल्दी पहुंचेगी, तो इसमें लेट पहुंचेगी और इसमें वस्तु जल्दी पहुंचेगी। ठीक है ना, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, जब हमारा वायु प्रतिरोध हो तब, ये स्पेशल केस है। एग्जाम में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड में तो नहीं आते, कंपटीशन में आ जाते। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। उदाहरण 3.4 बुक खोलेंगे तो मिल जाएगा। सर 3.3 आप खा गए क्या, 3.3 हम खाए नहीं। उसके अंदर हमें कैलकुलस मेथड से यानी कलन विधि से हमारी इक्वेशन जो है ना वो डिराइव करनी थी, तो वो डिराइव अपन कर चुके हैं, इसलिए उस पार्ट को हमने छोड़ दिया। अब देखो, एक बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला मतलब बहुत सारी स्टोरीज है उसके अंदर, बहुत सारी ऐसे अलग अलग वो हैं, एक मंजिल, 2 मंजिल, से बहुत सारी मंजिलें हैं। तो हम मान लेते हैं हमारी बहुमंजिला, हमारी एक छोटी सी बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप पे हमारे, इस बार फिरोज भैया को खड़ा करते हैं हम, तो हमने फिरोज भैया को खड़ा किया, फिरोज भैया। ठीक है, तो ये बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं फिरोज भैया। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने छत से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी। तो फिरोज भैया के हाथ में एक बॉल है। अब मैं यहाँ पे बॉल बनाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे फिरोज भैया को बॉल
क्रिकेट अच्छा लगता है क्या? तो फिर बताओ फिरोज भी आपका फेवरेट प्लेयर कौन है ना? जैसे आप मुझसे पूछते हो बास्केटबॉल बना दे तो हम नहीं, फुटबॉल बना दे तो बच्चे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आपका प्लेयर कौन है फेवरेट? फिरोज भी मेरे को बोल रहे हैं धोनी। ठीक है, हमारे अच्छा मस्त फील आ रहा होगा ना कि हमने ऐसे ऊपर फेंका और नीचे गार्डन में ऐसे मस्त हमारी बॉल गिरी। ठीक है, तो अपन ने ऊपर फेंका तो ऑब्वियस सी बात है जिसको ऊपर फेंकते हो नीचे तो आती है। तो हमने ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, किस वेग से फेंका? ऊपर अपन ने फेंका है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, अब इसके बाद जब फेंक लिया और ऊपर गई, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई वह धरती से 25 मीटर ऊंची थी, मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई में दे रखी है। जिस बिंदु से आपने फेंका ना, आप अपनी हाइट को मान लो नगण्य, तो जिस हाइट से आपने फेंका वो 25 मीटर ऊपर थी। गेंद कितनी ऊपर जाती है और गेंद को धरती से टकराने में कितना समय लगेगा, और जी का मान ये लेना है। नहीं मेंशन करे तो फिर आप वो हो, आप जी का मान 9.8 भी, अच्छा मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी, जी का मान 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड। डिराइव भी करेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, है ना? या फिर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो आप 10 ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें 10 दे रखा है। तो अब समझने वाली बात है, मैंने आपको एक चीज और भी नहीं बताई कि जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो ऊपर पहुंच जाती है ना, तो ऊपर पहुंचने के बाद वो जिस पॉइंट पे, मतलब टॉप मोस्ट जो उसका पॉइंट है, वहां पे उसका वेग 0 हो जाता है। ठीक है ना? जब अपन ऊपर उसको फेंकते हैं तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, सबसे ऊपर पहुंचती है, तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुकती है, फिर वापस नीचे जाती है। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका जो वेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस वेग से आपने वस्तु को ऊपर फेंका है उसी वेग से आपको वस्तु नीचे भी मिलेगी, अगर आप सेम हाइट पे हो तो। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जब वस्तु नीचे गिरेगी तो किस वेग, मतलब उसका वेग क्या होगा, तो आप बोलोगे 20। जिस वेग से फेंका था उसी वेग से नीचे भी आ जाती है। ठीक है, इतनी बात तो आएगा, सबको क्लियर हो गई होगी। सीधी फेंकी है तो अब अपने को पता करना है कि कितनी ऊंचाई पे जाएगी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ पे वेग जो है 0 है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें पता है गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लगेगा, तो माइनस का जी लिखेंगे। और हमसे समय पूछ रहा है, v है, u है, a है, t पूछ रहा है, तो पहली इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं, v बराबर u प्लस at। तो v का मान कितना है? 0, u का मान कितना है? 20, और a का मान कितना है? माइनस का 10, और t हमें पता नहीं। सॉल्व करोगे तो आएगा, सबको साफ साफ दिख रहा है कि t का मान 2 सेकंड आएगा, मतलब उसको ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड लगे, है ना? अच्छा गेंद कितनी ऊपर जाएगी पूछा था, चलो कोई बात नहीं, मैंने टाइम निकाल दिया गलती से, चलो सेकंड वाले में काम आ जाएगा अपने, चलो कोई बात नहीं। तो कितनी ऊपर जाती है, मतलब अपने से s पूछ रहा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो मैं थर्ड वाला यूज करूंगा, उससे आसान, वैसे निकलने को तो किसी से निकल जाएगी, आपका दिल करे सेकंड वाला भी लगाओ, क्योंकि टी तो निकाल ही चुके हो। वैसे टी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टी आपको बी वाले पार्ट में भी निकालना ही पड़ता है, इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया। तो v का मान 0 है, u का मान हमारे पास कितना है? 20, तो 20 का वर्ग कर दीजिए आप लोग, और फिर प्लस 2, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 10, और ये विस्थापन हमें पता नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कितना आएगा, ये वहाँ पे जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा, बराबर माइनस का 20 इंटू एस हो जाएगा। यहाँ से एस कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस से माइनस कटा, तो एस का मान कितना है? 20 मीटर, यानी वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो मतलब वो 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट तो इजी था। अब सेकंड वाला उसने पूछा है कि धरती पे आने में कितना समय लगेगा। भाई यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे, अब ऊपर से उसको नीचे गिराना ना आपको, भाई आपको पता है इस बार जब ऊपर से नीचे गिरेगी, भाई टोटल समय निकालना अपने को, धरती पे कितना टाइम लगा, ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे, अब ऊपर से वापस नीचे गिरेगी, धरती से टकराएगी यहाँ पे जाके, तो इसमें कितना टाइम लगेगी। तो ये टाइम जो यहाँ पे लिया इसने 2 सेकंड, और ये पूरा टाइम, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो दूसरा वाला समय निकाल लेते, क्योंकि पहला वाला तो हम निकाल चुके हैं। चलो, तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम वापस बनाता हूँ, ऐसे गिरना था उसको, उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0, क्योंकि अब ये प्रारंभिक वेग हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम ऊपर से कंसिडर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम वेग हमें पता नहीं और नहीं हम पता कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और पता है, 20 मीटर यहाँ, 25 मीटर यहाँ, टोटल कितना हो गया? 45 मीटर की हाइट से तय करनी है। ए का मान इसके इस बार किसके बराबर आएगा? प्लस जी के, क्योंकि वस्तु कहां गिर रही है? नीचे, बॉल का जरिए आपकी नीचे, तो ये हरी हरी बॉल की गति की दिशा नीचे की ओर,
तो a का मान हमारे पास g के बराबर हो गया, हमारे पास s है, हमारे पास u है, तो कौन सी गति की समीकरण लगाई जाए ताकि हमें t मिल जाए? पहली तो लग नहीं सकती क्योंकि अंतिम वेग नहीं है। सेकंड लगा ले, क्या लगा लेते हैं, सेकंड से आसानी से आ जाएगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s का मान 45, u का मान 0, तो ये टर्म तो गई, प्लस हाफ ये 10 और ये t स्क्वायर पता नहीं। तो देखो 45 दूनी हो गया 90 है ना, t स्क्वायर आ रहा है लेकिन यार t निकालना है तो रूट ले लो इसका, तो हो जाएगा 3√10, ठीक है ना। अब 3√10 कैसे आया? कई बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, चलो तो हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। तो पहले 90 था, 90 को आप तोड़ लो 9 गुणा 10 में, अब 9 का रूट तो हमें पता ही है 3 होता है, रूट 10 का पता नहीं, उसको छोड़ दो एज इट इज। तो रूट 10 का मान 3.1 के आसपास होता है, तो मैं 3.1 लिख देता हूँ। सर आपको रात में सपना आया था क्या कि रूट 10 का मान 3.1 होता है? हमें कैसे पता चलेगा? उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जब हमारे पास किसी लेसन में थोड़ा समय बचेगा तब, नहीं तो अदरवाइज ये लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर फिरोज भैया बोलेंगे इतना बड़ा बड़ा लेसन बना देते हो आप। 9.3 सेकंड इसने लिए ऊपर से नीचे गिरने में, और पहले 2 सेकंड ले चुका था ऊपर पहुंचने में, तो 2 सेकंड ये और 9.3 सेकंड ये, टोटल कितना समय हुआ? टोटल समय हुआ हमारे पास 2 प्लस 9.3 यानी 11.3 सेकंड का समय इसने लिया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा टाइम आ गया बहुत आसानी से। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, पर प्रैक्टिस तो मांगती है ये चैप्टर, बिना प्रैक्टिस के तो फिजिक्स आप भूल जाओ, स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे। मैं मैथ्स वाले बच्चों को भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बख्श रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स समझ लो, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, मेरे से अच्छा, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स है, कितना ही अच्छा पढ़ा ले कोई टीचर, लेकिन आपको तब तक ही समझ नहीं आएगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब जैसे डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक था, मैंने आपके लिए वीडियो डाला, आप लोगों ने बोला एकदम से समझ नहीं आया क्योंकि नया टॉपिक था, ऑब्वियस ही बात है, ये चीजें कहीं ना कहीं पहले से पड़ी हुई हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएंगे। नहीं कोई क्वेश्चन आता है मुझे बता दो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ग्रीन ग्रीन कलर बहुत हो गया, अब इसको यूज करते हैं। यह उदाहरण संख्या 3.6 आपकी ही बुक का है। सर 3.5 आप खा गए? हाँ सच्ची में खा गया, क्योंकि मैं भूल गया था कि वो प्रतिक्रिया समय वाला एक प्रश्न है, शायद नहीं, प्रतिक्रिया एक प्रश्न है लेकिन वो थ्योरेटिकल है शायद, वो मैंने खा लिया है, लेकिन वो शायद मैं पहले बता चुका हूँ इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए हमने उदाहरण संख्या 3.6 लिए। वैसे तो ये भी कुछ ज्यादा खास प्रश्न मुझे लगा नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि कंपटीशन में सीधा आपके काम आएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। अब क्यों आएगा और कैसे काम करेगा आपको बताता हूँ। इसने बोला है, गैलीलियो ने ऐसा बोला, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, क्या बोलते हैं गैलीलियो भाई साहब? तो गैलीलियो ने अपना विषम अंक संबंधित एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरी एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ विषम संख्या अर्थात 1:3:5:7 एंड सो ऑन। इस कथन को सिद्ध कीजिए। बड़ा ही क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ कथन है, पर हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ यह है कि गैलीलियो भाई साहब ने ऐसा बोला कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो हर सेकंड में उसने जितनी क्या तय करी है, दूरी, तो जितनी उसने दूरी तय करी है उन दूरियों का अनुपात ये होता है। मतलब मान लो एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, इसको हटाते हैं, बॉल को वापस बनाते हैं, तो हमारी रेड कलर की बॉल, इस रेड कलर की बॉल को जब आपने नीचे फेंका तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में एंड सो ऑन, जो इसने दूरी तय करी। जैसे पहले सेकंड में जो भी इसने दूरी तय करी है, मान लो d1, दूसरे सेकंड में मान लो d2, तीसरे सेकंड में मान लो d3, चौथे सेकंड में तो मान लो चौथे सेकंड में इसने d4 दूरी तय करी। तो गैलीलियो भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि इनका जो अनुपात होगा, जो इन्होंने दूरियां तय करी है ना, इन एक मतलब जो भी गिर रही है ना, तो एक एक क्षण के अंदर जो इनकी दूरियां होंगी, इनका जो अनुपात होगा वो विषम संख्याओं में होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे,
इनका अनुपात 1:3:5:7 ऐसे होगा। वैसे हम इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं, अब आपको याद नहीं होगा कहाँ किया है। हमने बोला था जब किसी वस्तु को, हाँ ये कंडीशन और है कि ये वस्तु किससे गिरनी चाहिए, विराम से, विराम से गिरेगी तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, ये भी कंडीशन है इसकी। तो हमने ये चीज वैसे प्रूफ की है, कहाँ प्रूफ करी है, मैंने आपको चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई थी कि जब भी हमें nth सेकंड पे 5वां सेकंड, 6वां सेकंड, 8वां सेकंड, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, कोई भी सेकंड हो, अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम किस समीकरण का उपयोग करते हैं, s बराबर u प्लस 1/2 a 2n-1। अब उसने बोल दिया ना कि वो विराम से गिर रही है, मतलब u0, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिर रही है, मतलब a g के बराबर प्लस g के। तो दूरी का सूत्र क्या निकला फाइनली, कुछ ऐसा, g/2 2n-1। 10th क्लास सबने पढ़ी है, पहला चैप्टर, ये एक विषम संख्या ही है, आप डाल के देख लो। n की जगह 1 डालोगे 1 मिलेगा, n की जगह 2 डालोगे 3 मिलेगा, n की जगह 4 डालोगे, सॉरी 3 रह गया शायद, है ना, 3 डालोगे 5, 4 डालोगे 7 एंड सो ऑन। डाल के देखो, तो प्रूफ ऐसे करेंगे कि जो दूरी होगी उसको हम इस समीकरण से दे सकते हैं। तो अगर मैं पहली दूरी निकालूंगा तो पहली दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, t बराबर 1 सेकंड के लिए, तो t बराबर 1 सेकंड के लिए हमें दूरी कितनी मिली, दूरी हमें मिली d1 बोल देते हैं, 1/2 यानी g/2 आ गया था, और 2n-1, तो 2 × 1 - 1 यानी g/2, क्योंकि 2 - 1 आपको 1 ही देगा। d2 देखिए आप, g/2 ये हमारे पास आया 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1 हो गया 3, तो 3g/2। फिर d3 पे आओ, ये हमारे पास हो गया g/2 2 × 3 - 1 यानी 6 - 1 आ गया 5, यानी 5/2। देखो आ रहा है ना विषम संख्या में, अरे हमें पता ही है, बचपन से हमने पढ़ाई है, 10th क्लास में ही तो पढ़ा कि विषम संख्या को हम ऐसे बताते हैं, तो विषम संख्या का तो फॉर्मूला है। तो जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो साफ साफ समझ आ रहा है अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, अनुपात में ही सारी चीजें हट जाती हैं। जैसे मैं इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, फिर इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मैं 3 का अनुपात मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, हमें 1 2 का बस प्रूफ करके बताना है। तो यह है g/2 अनुपात 3g/2 अनुपात 5g/2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लो क्या आएगा, g/2 तो सब खा जाएंगे एक दूसरे के, जब खा जाएंगे तो 1:3:5 बच जाएगा। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आती अनुपात की, मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं। मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा है, मुझे पता है कुछ बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, मान लो कहीं लिखा है 4:6, तो आप इसे काट सकते हैं 2 से, इसको 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, तो हमें मिला 2:3, यानी 4:6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे किया, हमने g/2 को सब में से काट दिया, ये कॉमन ले लिया या जैसे आप समझना चाहो, ठीक है। तो हमें अनुपात मिल गया और हमने प्रूफ कर दिया। अब बुक में जाओगे तो बुक में क्योंकि चौथी इक्वेशन नहीं है तो उसने दूसरे मेथड से करा है। वो दूसरा मेथड क्या है, उसने वही यूज करा है, फंडा वही यूज करा है। उसने 1 सेकंड तक की दूरी निकाल ली, 2 सेकंड तक की दूरी निकाल ली, वो जनरल एक्सप्रेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ut तो चला गया, हाफ gt ऐसा। देखो मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया है, बुक में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हो नहीं हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये इक्वेशन है, a की जगह g रख दिया और t तो 0 ही था तो ये हट गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बचे। तो बुक वाले ने क्या किया, उसने बोला यार पहले सेकंड तक की दूरी निकालो, t का मान 1 रख दो, दूसरे सेकंड तक की विस्थापन निकालो, t बराबर 2 रख दो, तीसरे सेकंड का निकालो, t बराबर 3 रख दो, चौथे सेकंड का निकालो, t बराबर 4 सेकंड रख दो। अब अगर मेरे को दूसरे सेकंड का विस्थापन चाहिए तो 2 वाले में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, यही तो फोर्थ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तीसरे वाले के लिए चाहिए तो 3 में से 2 का डिफरेंस निकाल लूंगा, फिर जब चौथे सेकंड का चाहिए तो चौथे में से तीसरा माइनस कर दूंगा, पांचवें सेकंड का चाहिए तो 5 में से चौथा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली टर्म ये मिलेगी, घूम फिर के कैसे भी करके जाओ टर्म्स ये मिलेगी। पर हम तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं ना, गति का फोर्थ वाला जो हमने समीकरण निकाला है वो हम जानते थे, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। आई होप सबको समझ आया होगा, इसलिए मैं कह रहा था एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर ठीक है, अच्छे हैं। चलिए इस लेक्चर के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक वही स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहना है, पढ़ते रहना है और मस्ती भी करनी है, ठीक है ना, पर इतनी ज्यादा नहीं कि वो पढ़ाई के बीच बात, ठीक है। चलो तो वीडियो शेयर कर देना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।